नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा राज्यसभा। आज हम संसद के बारे में बात करेंगे। संसद के बारे में हम राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। हम जानते हैं कि जो संसद है, अगर हम संसद की बात करें तो संसद का जो तात्पर्य है वो किससे है? संसद का तात्पर्य है राष्ट्रपति से। संसद में राष्ट्रपति होता है, पहली बात। अगर हम बात करें संसद में और क्या होता है, तो संसद में राज्यसभा होती है, राज्यसभा होती है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं वो होती है लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 79। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पहले से चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा राज्यसभा। तो आज हम राज्यसभा के गठन के बारे में देखेंगे कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, किन किन आधारों पर राज्यसभा का गठन होता है। तो हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा के लिए देखिए, राज्यसभा जैसे नाम से ही विदित है, राज्यों की सभा, राज्यों की सभा। अर्थात इसमें सदस्य कहां से आते हैं? राज्यों से आते हैं। कहां से आते हैं? राज्यों से आते हैं। चलो इसके गठन को लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए, राज्यसभा, राज्यसभा का जो गठन है और राज्यसभा की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 80 में दे रखी है। अनुच्छेद किसमें? 80 में। क्या कहता है अनुच्छेद 80 हमारा? तो अनुच्छेद 80 हमारा कहता है कि राज्यसभा में जो राज्यों की सभा है, जो किसकी है, इसके नाम के बारे में देख लेते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या कहते हैं इनको? राज्यों की सभा। अभी हमने बात की राज्यों की सभा। और किस नाम से इनको पुकारते हैं? तो कहते हैं निरंतर चलने वाला सदन, निरंतर चलने वाला सदन। और तीसरा जो हम इसके नाम पर पुकारते हैं वो है स्थायी सदन। इसको कहते हैं स्थायी सदन। अब देखिए क्या है, राज्यों की सभा है। राज्यों की सभा इसलिए कहते हैं कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो कहां से आते हैं? राज्यों से आते हैं। सभी राज्यों से मिलकर राज्यसभा का गठन होता है। सभी राज्यों से इसमें सदस्य आते हैं, इसलिए इसको राज्यों की सभा कहते हैं। निरंतर चलने वाला सदन, अर्थात कभी भी भंग नहीं होने वाला सदन, उसको लगातार चलने वाला सदन भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा स्थायी सदन, क्या कहते हैं हम इसको? स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन अर्थात जो फिक्स है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, जो कभी भंग नहीं हो सकता, भंग नहीं हो सकता, उसे कहते हैं स्थायी सदन। तो अनुच्छेद 80 में हमने देखा कि राज्यसभा का किस तरह गठन होता है। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास संविधान में कितनी अनुसूचियों का वर्णन है? 12 अनुसूची। अनुसूची कितनी दे रखी है संविधान के अंदर? ध्यान रखना, यहां से हर मेरे एक शब्द से प्रश्न बनता नजर आएगा आपको। आपसे पूछा जा सकता है कि संसद का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 79। संसद किन चीजों से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का गठन के बारे में किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 80। यहीं से आपका एक एक प्रश्न, राज्यसभा को अन्य किन नामों से पुकारते हैं? तो राज्यों की सभा, निरंतर चलने वाला सदन, स्थायी सदन। स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कभी भंग नहीं होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची, जिसमें अनुसूची 4 में, किसमें? अनुसूची 4 में स्पष्ट लिख रखा है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य होंगे। देखिए इसके गठन की अगर हम बात करते हैं, देखिए हम इसके गठन की बात करते हैं, लिखते हैं यहां पर राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन।
आज का हमारा मेन टॉपिक है राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा का जो गठन है उसमें हम देखते हैं कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या होती है, ध्यान रखना हर एक लाइन से प्रश्न है, कुल सदस्य संख्या होती है 250। कितनी? 250 सदस्य संख्या होती है। लेकिन वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। कितनी है? 245 है। प्रश्न यहां से भी आ गया कि कुल सदस्य संख्या होती है 250, 250, लेकिन वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 245। मैं कह रहा हूं हर एक लाइन में प्रश्न बनेगा, अच्छे से ध्यान देते हुए आपको ध्यान देना है। तो वर्तमान में कितने सदस्य है? 245। अब हम 245 सदस्यों की बात करेंगे। देखिए वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब इस 245 को अगर हम देखें तो इसमें 233 सदस्य, कितने? 233 सदस्य। ये तो एकल संक्रमण, ये राज्यों से आते हैं। किससे आते हैं? राज्यों से। राज्यों से इनका क्या होता है? चुनाव होता है। क्या होता है? राज्यों से इनका चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है बाद में बात करेंगे। 233 सदस्य। इसके अलावा बचे कितने? देखो 233, इसमें आगे बचे 12। ये 12 सदस्य ये मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। इनका मनोनयन होता है। क्या होते हैं? ये मनोनीत होते हैं। 80(3) में अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 80 के 3 में, तो यहां पर लिख रखा है कि इनका 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। और इसका मनोनयन कौन करता है? वो हम पहले देख चुके हैं। इनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हम बात करते हैं मनोनयन का। देखिए 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनयन होता है इनका। क्या होता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। एक एक लाइन से प्रश्न है, एक एक लाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है? देखिए गृह मंत्रालय इनको नाम सजेस्ट करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय। ध्यान रखना, गृह मंत्रालय इनको नाम भेजता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उन्हीं नामों पर अपनी मोहर लगाता है। ये कौन भेजता है? गृह मंत्रालय भेजता है। और सही मायने में गृह मंत्रालय मंत्री परिषद का एक विभाग है। अगर ये मंत्री परिषद में ही मंत्रालय आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। और ये कहां से होता है? ये 80(3) में, अनुच्छेद 80(3) में स्पष्ट लिख रखा है। 80(3) में लिख रखा है कि जो मनोनयन है, मनोनयन अर्थात अपने मन से उसको चुनना, मनोनयन कहलाता है। मन को जो भाता है उसी को चुन लिया जाता है। लेकिन ये गृह मंत्रालय नाम की सूची प्रदान करता है राष्ट्रपति को, और वो उनका मनोनयन करता है। तो किन किन आधारों पर? देखिए इसके आधार है 80(3) में दे रखे हैं। अनुच्छेद 80 के भाग 3 में, अनुच्छेद 80 के भाग 3 में मनोनयन की बात कर रखी है। मनोनयन कहां कहां से होता है? ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साहित्य से। साहित्य पहली बात, पहला कहां से? साहित्य से। और कहां से होता है? कला। कहां से हो सकता है? साहित्य से होता है, कला से होता है। तीसरा विज्ञान। कहां से? विज्ञान से होता है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। चौथा है समाज सेवा। समाज सेवा यहां से किसका होता है? इन 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा
होता है। किसकी सलाह पे होता है? मंत्री परिषद की सलाह पे होता है। और सही मायने में व्यवहारिक रूप से गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को ये सूची सौंपता है। इस आधार पर इन 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो हम राज्यसभा का गठन देख रहे थे, अनुच्छेद 80 में दे रखा है। कहां दे रखा है? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अनुच्छेद 80 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में लिख रखा है। अब 233 सदस्य कहां से आते हैं? वो आते हैं राज्यों से। वो किस आधार पर आते हैं, क्या क्या उनका किस तरह, उनको किस निर्वाचन पद्धति के द्वारा लाए जाते हैं? तो हमने देखा कि कुल सदस्य है 245, जिसमें 12 सदस्य मनोनयन और 233 ये कहां से आते हैं? राज्यों से आते हैं। कहां से आते हैं? राज्यों से। प्रश्न पूछा जा सकता है, इन राज्यों से आने वाले सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है? क्या पूछा जा सकता है? इन आने वाले सदस्यों का निर्वाचन किन पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है? तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक खुली मतदान प्रणाली। क्या आएगा? एकल संक्रमणीय अनुपातिक खुली मतदान प्रणाली। देखिए इसे ऐसे एकल संक्रमणीय अनुपातिक खुली मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक खुली मतदान प्रणाली से इन राज्यों के सदस्यों का 233 सदस्य, कितने? इन 233 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। ये लोग चुने जाते हैं। क्या होते हैं? चुने जाते हैं 233 सदस्य। किस पद्धति से? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक कौन सी? खुली, बंद नहीं है, इसमें गुप्त नहीं है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति और इसमें यही अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुला और बंद शब्द इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक खुली मतदान प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के 233 सदस्य, वैसे कितने हैं अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 245 है, 233 यहां से और 12 मनोनयन किए जाते हैं। यहां तक आपको लगता है क्लियर हो गया होगा। और ये सब किस राज्य से कितने सदस्य होंगे? किस राज्य से कितने होंगे? किसी राज्य से कितने सदस्य होंगे? ये कहां वर्णित है? अनुसूची 4 में। किसमें? अनुसूची 4 में। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं अगर हम बात करते हैं तो संविधान की, तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची। इसमें अनुसूची 4 में, चौथी अनुसूची में ये स्पष्ट है कि किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे। हर एक लाइन से प्रश्न बनता है, हर एक लाइन से। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। हमने देखा कि गठन किस आधार पे होता है। अब हम देखते हैं इसका कार्यकाल क्या है, कितना कार्यकाल है इसका। अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, देखिए कार्यकाल, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो हम देखेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इस बात को भी स्पष्ट ध्यान रखना, बिल्कुल छोटे छोटे, उससे आप कंफ्यूज मत होना। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? स्थायी सदन है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। किसका होता है? सदस्यों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल
नहीं होता है वो क्या है, स्थायी सदन है। लेकिन जो सदस्य है वो क्या है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। अब ये देखिए 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब ये नहीं है कि 6 वर्ष बाद पूरे के पूरे एक साथ रिटायर हो जाते हैं, एक साथ चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, उसकी एक प्रक्रिया है जिससे ये सदन चलता रहे, स्थायी बना रहे। उसके लिए प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है। देखिए कितने सदस्यों को, 1/3 प्रति 2 वर्ष। ध्यान रखना, प्रति 2 ईयर में कितने, 2 वर्ष में कितने, 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूर्ण को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। कितने, प्रति 2 वर्ष में। इनका इस तरह से इसकी निर्माण हुआ है कि प्रति 2 वर्ष में सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। 6 वर्ष का पूरा हो जाता है और 1/3 सदस्य हट जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है। और इनकी जगह नए 1/3 सदस्य नए ले लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट बात है, प्रति 2 वर्ष में कितने, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और उनकी जगह नए 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं। कितने सदस्य, 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं। ये तो हमने देखा इनका कार्यकाल। कार्यकाल समझ में आया, क्या देखा हमने कार्यकाल में, क्या है राज्यसभा कार्यकाल, 6 वर्ष नहीं, क्या है, स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, ये कभी भंग होती ही नहीं। सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष। और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए ले लिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक हमको अच्छे से समझ में आया। अगर हम बात करते हैं प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ, यहां तक पूरा हो गया अपना कार्यकाल। प्रथम जो राज्यसभा है उसका गठन होता है कब, तो हम बात करते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ। प्रथम जो राज्यसभा है उसका जो गठन हुआ वो 1952 में हुआ, अप्रैल 1952, अप्रैल 1952 में। ध्यान रखना कब हुआ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ, अप्रैल 1952 में हुआ प्रथम बार। इसके बाद इसकी जो पहली बैठक हुई है वो भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो जो पहली बैठक हुई है वो 13 मई, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई 1952 में क्या हुई, प्रथम बैठक, क्या हुई, प्रथम बैठक हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेकंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न छुपे हुए प्रश्न है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो अप्रैल 1952 आपका आंसर होना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रथम बैठक की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। अब इसकी हम बात करते हैं कि इसका सभापति कौन होता है, सभापति कौन होता है। तो इसका जो सभापति होता है वो होता है सभापति, उपराष्ट्रपति होता है, सभापति। इसका जो सभापति होता है वो क्या होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, किसका, राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति कैसा होता है, पदेन, ध्यान रखना, पदेन होता है, पद मिला, पदेन होता है। अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो उसका पद है वो सभापति का होगा राज्यसभा के अंदर, मतलब उसके पद को है, कोई भी बने कोई ना बने इससे मतलब नहीं है, वो पदे सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का सब होता है। अब प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे, आप सबको याद होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कौन थे,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमारे राज्यसभा के अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका आंसर होना चाहिए। और लगभग इन्होंने 10 वर्ष तक सभापतित्व का कार्य किया है। अब हम बात करते हैं, इसका जो अध्यक्ष है, सभापति है, वो इसके सदस्य नहीं होता है। वेरी गुड, प्रश्न पूछा जाता है कि किसका अध्यक्ष उसी सभा का सदस्य नहीं होता है। तो हमने देखा लोकसभा का जो सदस्य, हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन बनता है, सभापति कौन बनता है, लोकसभा अध्यक्ष, वो लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, किसका अध्यक्ष उसी सभा का सदस्य नहीं होता है, तो क्या आंसर आना चाहिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसी सभा का सदस्य नहीं होता है। ये हमने इनके बारे में देखा। अब इसको हटाने की क्या प्रक्रिया, अगर इनको हटाया जाए तो किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम सभापति को हटाते हैं, किसको हटाते हैं, सभापति को, सभापति को अगर हम हटाते हैं तो क्या कहेंगे, किस आधार पर सभापति को हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा प्रथम बार सभापति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा, किस में लाया जाएगा, राज्यसभा में। ध्यान रखना, राज्यसभा में आएगा, लोकसभा में नहीं आएगा। क्या प्रस्ताव कहां आएगा, राज्यसभा के अंदर आएगा। ध्यान रखना, लोकसभा में अगर हम इस सभापति को अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं अपने पद से, तो ये प्रस्ताव कहां आएगा, राज्यसभा में आएगा। कहां नहीं आएगा, लोकसभा में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसके लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम आता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में एक साथ, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, राज्यसभा में आता है। और किस आधार पर लाएगा, तो हम बात करेंगे कि तात्कालिक कुल सदस्य संख्या, उस समय की तात्कालीन क्या कुल सदस्य संख्या, तात्कालीन कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, सिर्फ क्या से, बहुमत से ये लाया जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव तात्कालिक कुल सदस्य संख्या के बहुमत मात्र से लाया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें अगर लोकसभा इस प्रस्ताव से क्या हो जाए, लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत हो जाए, क्या हो जाए, सहमत हो जाए, तो हम इस सभापति को, उपराष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रक्रिया हटाने की। अगर राज्यसभा के जो सदस्य है, तात्कालिक सदस्य है, उसकी कुल संख्या का बहुमत अर्थात आधे से एक अधिक, प्लस अगर लोकसभा अपना ये प्रस्ताव क्या कर दे, सहमत हो जाए, लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत हो जाती है, तो हम उपराष्ट्रपति को इस उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा का सभापति को उसको अपने पद से हटा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम जो अंतिम इसके चरण में हैं, तो हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके पास अधिकार है। इसके दो मुख्य अधिकार, उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद जब हम संसद के कार्य पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे 249, अनुच्छेद 249 की बात करें, 7वीं अनुसूची की बात करनी पड़ेगी इसमें हमको। 7वीं अनुसूची क्या कहती है, 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है वो विषयों को 3 भागों में बांटती है, राजसूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए, राज सूची पर राज्य कानून बनाती है, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन 249 अनुच्छेद राज्यसभा को यह अधिकार देता है,
249 अनुच्छेद राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि अगर वो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य, ध्यान रखना, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को अगर महत्वपूर्ण घोषित कर दे, केंद्र के लिए महत्वपूर्ण घोषित कर दे, तो 249 अनुच्छेद के तहत इस राज्य सूची के उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इंपॉर्टेंट बात है 249। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम जिसको जल्दी से हम खत्म कर रहे हैं, 249 हमने देख लिया। 249 क्या कहता है कि अगर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 सदस्य अगर ये कह दे कि राज्य सूची का यह विषय महत्वपूर्ण विषय है और इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाता है अनुच्छेद 249 के तहत कि वो क्या बना सकती है, उस पर कानून बना सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 क्या है? अनुच्छेद 312 कहते हैं कि आईएएस, ध्यान रखना, क्या कहता है अनुच्छेद 312? अनुच्छेद 312 कहता है कि आईएएस है ना, इसके अलावा आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस या नई कोई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा, यह अखिल भारतीय सेवाओं में आता है। इसी तरह कोई अगर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो, क्या करना हो? गठन करना हो, तो वो अधिकार भी किसके पास है? राज्यसभा में इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है और उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 2/3 सदस्यों से, कितना? उपस्थित प्लस मतदान, इसके 2/3 बहुमत से वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकते हैं अनुच्छेद 312 के तहत। ये एक और शक्ति है राज्यसभा की। तो आज का हमारा जो राज्यसभा का ये टॉपिक है यहीं पर पूरा होता है। इसके हर एक लाइन में प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मैं सोचता हूं, समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोकसभा को लेकर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।